तो बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि से संबंधित क्रियाकलापों और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। बिहार की अर्थव्यवस्था की हाल की विकास प्रक्रिया में निरंतरता रही है। वर्ष 2005 से 6, 2014 से 15 के बीच स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 10.52% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 से 11 से 14 और 15 के बीच वृद्धि दर में थोड़ी कमी 9.89% थी और ये धीमी वृद्धि दर मूलतः समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट की अभिव्यक्ति थी। लेकिन फिर 2019-20 में बिहार की जो अर्थव्यवस्था की जो जीएसडीपी की जो भी प्रतिशत था वो 10.5% की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो अभी देश के सबसे तेज़ विकास दर वाले राज्यों में से एक है। वर्ष 2014-15 के बीच 15% से अधिक का विकास दर्ज करने वाले क्षेत्रों में से देखिए, निबंधित विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो 19.31% है। निर्माण क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में जो जीएसडीपी का क्षेत्र में योगदान था बिहार का, तो प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान था बिहार के जीएसडीपी में वो 19.5% था। सेकेंडरी क्षेत्र का जो योगदान था वो 20.3% था और टर्सरी क्षेत्र का जो योगदान था वो 60.2% था। देश की लगभग 90% आबादी की जीविका का मुख्य स्रोत रहे कृषि और पशुपालन क्षेत्र का विकास 6.2% की दर से हुआ। उच्च विकास दर के बावजूद प्रति व्यक्ति आय की तालिका में बिहार की स्थिति अभी भी राज्यों में सबसे नीचे बनी हुई है। वर्ष 2012-13 में बिहार की वर्ष 2014-15 में बढ़कर प्रति व्यक्ति जो है आय, देखो बिहार में 2019-20 के मध्य में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है वो परिवहन संबंधित सेवाओं में दर्ज की गई है। 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवा में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 4,664 रुपये थी। 2019-20 में बिजली खपत के मामले में बिहार के 3 शीर्ष जिले जो थे वो पटना, गया और मुजफ्फरपुर थे। 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो भागीदारी थी वो 6% थी। 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की गई है और पायलट योजना जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें जो बिहार के 8 जिले चुने गए हैं, जिसमें से मुंगेर है, खगड़िया है, नालंदा है, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मधुबनी आदि जिले हैं। सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ है 2019-20 में चावल का वो बिहार के रोहतास ज़िले में हुआ है और गेहूं का बेगूसराय ज़िले में हुआ है, मकई का कटिहार ज़िले में हुआ है और गन्ने का पश्चिमी चंपारण ज़िले में। बिहार की सर्वाधिक व्यावसायिक फसल उत्पादन जो है वो गन्ना है। 2019-20 में बिहार की जो अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक योगदान जो रहा है वो टर्सरी क्षेत्र का रहा है और बिहार के जीएसडीपी में प्राइमरी सेक्टर जो कृषि संबंधित क्षेत्र है उसका योगदान 3.6% रहा है और सेकेंडरी सेक्टर का जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 8.2% रहा है। टर्सरी सेक्टर का जो सेवा क्षेत्र है वो 8.5% रहा है। नवंबर 2020 के पिछले नवंबर 2019 की से अगर तुलना की जाए तो बिहार में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रतिशत की जो वृद्धि दर देखी गई है वो 9.8% की वृद्धि देखी गई है। 2019-20 में बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो प्राप्त हुआ है वो कर से हुआ है, कर राजस्व से। 2019-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर किया गया है, जिसकी राशि जो है 55,333 करोड़ रुपए है और सामाजिक सेवा पर सरकार ने सबसे ज़्यादा खर्च किया है 55,333 करोड़ रुपए। आर्थिक सेवा पर सरकार ने 26,571 करोड़ रुपए खर्च किया है। सामान्य सेवा पर सरकार ने 41,628 करोड़ रुपए खर्च किया है। जीएसडीपी का पेंशन और वेतन पर खर्च हुआ है। पेंशन और वेतन देने में सरकार अपनी जीडीपी का 30% से आसपास खर्च करती है, जिसकी कुल राशि जो है वो 37,529 करोड़ रुपए है। बिहार सरकार पर कुल बकाया ऋण जो है 2019-20 में 190,000
1,90,899 करोड़ है। 2019-20 में बिहार में प्रति व्यक्ति जो निबल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपया था? 31,287 रुपये। वर्तमान मूल्य पे 50,735 रुपये। एलजीपी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला जो है वो बांका, अररिया और किशनगंज। संबद्ध जिला जो है मुजफ्फरपुर, पटना और समृद्ध जिला, पिछड़ा जिला जो है एलपीजी कनेक्शन के मामले में वो बांका, अररिया और किशनगंज है। और सब समृद्ध जिला जो है वो मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति जो हुई थी वो 1,53,408 करोड़ रुपए हुई थी। कुल व्यय जो हुआ था 1,43,613 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च की थी। 2019-20 में बिहार की जो निबल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत थी? तो 32.9%। 2019-20 में जीएसडीपी के क्षेत्र में योगदान देखो। 2019 में प्राइमरी सेक्टर से जो गवर्नमेंट को प्राइमरी सेक्टर का जो जीएसडीपी में राज्य के बिहार राज्य के जीएसडीपी में योगदान है वो 19.5% है। और सेकेंडरी सेक्टर का 20.3% है और टर्सरी सेक्टर का 60.2% है। वर्ष 2019-20 में सामाजिक सेवाओं में 3 मुख्य शीर्षों में व्यय किए गए हैं। शिक्षा में संस्कृति पर 26,353 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बिहार में कुल कितने प्रतिशत की भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था? तो 56% भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया गया था। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में 15वां स्थान है। और 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन में कितना लाख? तो 163.80 लाख टन उत्पादन हुआ है खाद्यान्न का 2019-20 में। कोविड महामारी के दौरान जो बिहार में प्रवासी मजदूर जो लौट कर आए थे उनको बिहार राज्य की सरकार ने उसके हर मजदूर के खाते में 1,000 रुपया भेजा था। और जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का जो आरंभ बिहार में कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही थी वो 10.5% रही थी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 जिले को चुना गया है जिसमें पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर। 2019-20 में बिहार का जो वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी था वो 6,11,804 करोड़ रुपया था। 2019-20 में उर्वरक की कुल खपत जो बिहार में हुई थी वो 36.24 लाख टन हुई थी जिसमें खपत जो थी यूरिया की सबसे ज़्यादा थी 62.63% और डाई अमोनियम फॉस्फेट की जो खपत थी वो 19.68% थी। लोहिया योजना देखो, लोहिया योजना जो है ये स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त के लिए था। ये केंद्र और राज्य की प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र का हिस्सा जो है वो 60% है और राज्य का हिस्सा 40% है। गरीब जिला जो है सबसे ज़्यादा कौन है? तो किशनगंज, अररिया और शिवहर है। समृद्ध जिला जो था वो जीएसडीपी में पटना, बेगूसराय और मुंगेर था। बिहार सरकार कुल राजस्व का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन पर 2019-20 में की थी? तो 30.2%। तो बिहार सरकार जो है अपने कुल जीएसडीपी का 30.2% जो है पेंशन और कर्मचारियों के वेतन पे खर्च कर देती है। बिहार में आरआरबी की संख्या 2 है। लगातार गिरावट कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में जो है हो रहा है। और 2019-20 में जीएसडीपी में सकल राजकोषीय घाटा जो था वो 2% था। 74% श्रम शक्ति बिहार की कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। 2019-20 में बिजली की कुल खपत बिहार में 2898.8 करोड़ रुपए है। और मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक बिहार लौटे थे उनमें सबसे ज़्यादा श्रमिकों की जो संख्या थी वो गुजरात से लौटने वाले श्रमिकों की संख्या थी। लगभग 20 लाख के आसपास प्रवासी श्रमिक लौटे थे जिसमें से सिर्फ अकेले गुजरात से 3.7 लाख श्रमिक लौटे थे। फिर महाराष्ट्र से 2.9 लाख श्रमिक लौटे थे। फिर पंजाब से 2.3 लाख श्रमिक लौटे थे। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है वो 2019-20 में 332 किलोवाट आवर है। और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अमीर जिला जो है बिहार का 2019-20 में वो पटना है और सबसे गरीब ज़िला जो है वो शिवहर है। तो पटना का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो है 1,12,604 रुपये है। और सबसे गरीब ज़िला जो शिवहर है वो 17,559 रुपये है।
तो शिवहर जो है वो पटना जो है वह शिवहर से 6 गुना ज़्यादा अमीर जिला है। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कृषि और कृषि से आवर्ती क्षेत्र का जो हिस्सा था वो 18.7% के आसपास था। 2020-21 में सर्वाधिक संचित निधि से जो व्यय किया जाए किस क्षेत्र पर किया जाएगा, तो सामाजिक सेवा पर 79,79,187 करोड़ रुपये, सामान्य सेवा पर 51,954 रुपये, आर्थिक सेवा पर 33,406 करोड़ रुपये। वर्तमान बिहार में महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो दिलमणि मिश्रा हैं। वर्तमान बिहार में जो महिला आयोग के अध्यक्ष है वो दिलमणि मिश्रा है। दिलमणि मिश्रा। बिहार में 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों की जो आबादी है वो कुल पॉपुलेशन का 48% है। 2019-20 में बिहार में वार्षिक वर्षापात जो था वो हुआ था 1094 मिलीमीटर। 2020-21 की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में 8% की राशि आवंटन की जाएगी और 2020-21 में जो है वो 21,264 करोड़ रुपए और 2022 में 38,053 करोड़ रुपए जो है बिहार सरकार शिक्षा पे खर्च करेगी। थंका चित्रकला जो है वो बौद्ध चित्रकला से संबंधित था और बिहार पंचायती राज को कानूनी दर्जा जो है 17 फरवरी 1962 को बिहार में मिला था। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जो शुरू की गई है बिहार में, उसका उद्देश्य जो है वो लिंग अनुपात में महिलाओं की वृद्धि लाना है, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना है, बाल विवाह पर अंकुश लगाना है और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, 2 वर्ष की बालिकाओं को संपूर्ण टीकाकरण कराना है। अंतर्जातीय योजना जो है नीतीश कुमार द्वारा लाया गया था, जिसमें इंटर कास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित दंपत्ति को 2.50 यानी 2,50,000 रुपये दिया जाता है। बिहार में जो शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। हिट कोविड ऐप जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किया था होम आइसोलेशन के मरीज़ के लिए। और बिहार में जो फॉरेस्ट एरिया है बिहार का 2019-20 में कितना है, तो वो 7,299 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल क्षेत्रफल का 7.75% है। जो स्रोत है, देखो बिहार सरकार की आय का जो स्रोत है वो क्या है, तो बिहार सरकार की आय का स्रोत जो है वो केंद्र से प्राप्त वित्तीय है। केंद्र से प्राप्त वित्तीय स्रोत भी है। राज्य को वार्षिक योजना और रखरखाव के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल केंद्र सरकारों के से करों में हिस्सा, ऋण और अनुदान की प्राप्ति होती है। केंद्र द्वारा वसूल की गई आयकर, संपत्ति कर और उत्पाद कर में वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य का अंश है। राज्य सरकार को संविधान की धारा 275 के अंतर्गत सहायता अनुदान, ग्रांट्स एंड एड्स प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त राज्य को केंद्र से ऋण की भी प्राप्ति होती है। बिहार सरकार के जो आंतरिक आय के स्रोत है वो कर राजस्व है। राज्य के आय स्रोत का 2 भागों में विभाजन किया जाता है, जैसे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो आय एवं संपत्ति पर लगते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष कर जो वस्तु इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जैसे सेवाओं पर और वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। ठीक है ना। तो मुख्य श्रेणी में के रूप में भू राजस्व आता है। पहली श्रेणी के रूप में मुख्य रूप से भू राजस्व आता है, जो प्राचीन काल से ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत रहा है। 1950-51 में ये राज्य की आय का प्रधान स्रोत था, पर अब इसके महत्व में बहुत ह्रास हुआ है। 2094-95 में 12 करोड़ रुपए और की प्राप्ति हुई थी और 95-96 में 32 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। राज्य का उत्पाद शुल्क बिहार में शराबबंदी हो गई है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बिहार के कर संग्रह में थोड़ा सा शराबबंदी की वजह से जो है टैक्सेस में कमी आई है, लेकिन अन्य चीज़ों पर टैक्स बढ़ाकर इसको पूर्ण किया गया है। राज्य में अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर है। बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजस्व के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग शुरू हुआ था। राज्य में यही एक कर कुछ हद तक लोचदार है, अतः इसकी दर और वसूली में निरंतर वृद्धि होती रहती है। आज राज्य की कुल कर आय में बिक्री का योगदान 70% है। कर आय के अतिरिक्त राज्य को ब्याज की वसूली, लाभांश, समान सेवाओं जैसे कि लोक निर्माण, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक सेवा, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास, जलापूर्ति, आर्थिक सेवा, कृषि उद्योग, सहकारिता, वानिकी आदि से भी आय की प्राप्ति होती है। बिहार में भूमि सुधार क्या है, तो बिहार में भूमि सुधार के निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए गए हैं, जैसे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था,
भूधारण संबंधी सुधार किए गए थे। जोतों की चकबंदी करी गई थी। जोतों की सीमाबंदी करी गई थी। सहकारी कृषि। बिहार में कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाली भूमि सुधार का महत्वपूर्ण कदम 1954 का भूदान यज्ञ कार्यक्रम है, जो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। भूखंडों के विभाजन और बिखराव से पैदा स्थिति के कारण कृषि की अलाभकारिता को दूर करने और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की आधारशिला निर्मित करने हेतु बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956 में पारित किया गया। बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम 1961 में पारित किया। बिहार राज्य में करीब 42.60 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है और औसतन 14.45 लाख हेक्टेयर भूमि में बाढ़ का भीषण आक्रमण होता रहता है। बिहार राज्य में मिट्टी सर्वेक्षण का कार्य 1954 से लेकर 1966 के बीच हुआ और बिहार में 22 प्रकार की भूमि का वैज्ञानिक समूह चिन्हित किया जा चुका है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण और उससे उबरने का प्रयास। बिहार का जो पिछड़ापन था एक ऐतिहासिक तथ्य है। ब्रिटिश शासन के दौरान एक रणनीति के तहत इसे पिछड़ा रखा गया था और राज्य में विकास से जुड़े कार्य निम्नतम स्तर पर रखे गए थे और परिणाम स्वरूप बिहार हमेशा ही पिछड़ा बना रहा। इसकी पुष्टि 1930 में सरकारी आंकड़ों के आधार पर तैयार बिहार और उड़ीसा में सुधार की कार्यप्रणाली पर भारतीय संवैधानिक आयोग के ज्ञापन से भी होता है। ये दस्तावेज दर्शाता है कि किस तरह औपनिवेशिक प्रशासन ने राज्य की न्यूनतम प्रशासनिक ज़रूरतों की भी उपेक्षा की। राज्य की धीमी विकास गति के लिए काफ़ी हद तक कम योजना खर्च और अपर्याप्त केंद्रीय सहायता और अपर्याप्त संस्थागत वित्तीय सहायता को जिम्मेदार माना गया है। पहली योजना में राज्य के प्रति व्यक्ति योजना खर्च कुल 25 रुपये था। प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता 14 रुपये थी। यानी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें राज्य में प्रति व्यक्ति का जो योजना खर्च था वो 25 रुपये था, लेकिन केंद्र जो थी वो राज्य में प्रति व्यक्ति सहायता जो देती थी वो मात्र 14 रुपये की देती थी, जबकि शेष भारत के लिए यह राशि क्रम से 33 रुपये और 23 रुपये थी। सातवीं योजना के दौरान राज्य और शेष भारत के प्रति व्यक्ति योजना खर्च 733 रुपये थी और 1076 रुपये थी, जो प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता राज्य के लिए 340 रुपये और पूरे देश के लिए 375 रुपये की गई। सातवीं और आठवीं योजना के तहत प्रति व्यक्ति योजना खर्च 653 रुपये और 1506 रुपये था, जबकि पंजाब और हरियाणा के लिए दो योजनाओं में यह राशि 1775 रुपये और 1779 रुपये और 3252 रुपये और 3497 रुपये थी। केंद्रीय क्षेत्र में निवेश कम और गिरते स्तर का भी इसके पिछड़ेपन में योगदान रहा है। 1975-76 में बिहार का प्रतिशत 30 था, जो 1990-91 में घटाकर 8.2% कर दिया गया था और 1995-96 में निवेश सबसे कम 2.6% रह गया था। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और 90% ग्रामीण जनता। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित है और 74% ग्रामीण जनता भी की आजीविका का साधन 90% ग्रामीण जनता की आजीविका का साधन है और इसके बावजूद कृषि में सार्वजनिक निवेश घटता गया और जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पादन क्षमता में कमी आई। पाँचवीं योजना में कुल बुआई क्षेत्र में प्रति एकड़ सार्वजनिक निवेश 196 रुपये था, जो आठवीं योजना में घटकर 79 रुपये रह गया था। बिहार में कुल 9 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या से प्रभावित है, जिसमें से 8 लाख हेक्टेयर से अधिक उत्तर बिहार में है। 1 लाख हेक्टेयर गंगा नदी से सटे फतुहा और लखीसराय तथा मोकामा का टाल क्षेत्र है। 1946-47 में बिहार में 2.0 लाख जमींदार थे और 1950 में भूमि सुधार अधिनियम 1952 के लागू कर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। 1956 में बिहार चकबंदी अधिनियम, 1961 में बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित तो किए गए, किंतु इनका कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं रहा। राज्य सरकार के प्रयास से राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी मुजफ्फरपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय मुख्यालय पटना, दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा और मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय और जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र सबलपुर पटना की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त पान अनुसंधान केंद्र और कृषि व यांत्रिकी अनुसंधान केंद्र और मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की जा चुकी है। भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1966-67 में हुआ और इसी के साथ बिहार में भी हरित क्रांति का आरंभ हुआ। बिहार के शाहाबाद भोजपुर जिले का चयन भारत सरकार ने इसमें किया था, लेकिन बिहार को कुछ खास लाभ इससे प्राप्त नहीं हुआ।
बिहार में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस गरीबी निवारण का एक सक्षम विकल्प है। समाज के असुरक्षित और कमज़ोर तबकों को समय पर पर्याप्त ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं की किफ़ायती खर्च पर उपलब्धता समाज के समग्र आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। इस पृष्ठभूमि में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के द्वारा क्रियान्वित एवं स्वयं सहायता समूह और स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम देश के प्रमुख सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बतौर उभरा है। 31 मार्च 2015 तक देश में 77 लाख स्वयं सहायता समूह मौजूद थे, जिनका आच्छादन 10 करोड़ परिवारों तक था। बैंकिंग व्यवस्था के साथ वे औपचारिक रूप से जुड़े थे और उनकी बचत की राशि 11,060 करोड़ रुपए से अधिक थी। बैंकिंग व्यवस्था से 2014-15 में इसको प्राप्त कुल ऋण जो हुआ था वो 27,580 करोड़ रुपए से अधिक था। मार्च 2015 तक बिहार में 29 लाख ग्रामीण परिवार मार्च 2015 तक बिहार के जो 29.2 लाख ग्रामीण परिवार जो थे वो स्वयं सहायता समूह द्वारा जुड़े थे। बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह 13,216 रुपये की औसत बचत राशि राष्ट्रीय बचत औसत 14,368 रुपये से काफ़ी कम थी और 1.02 लाख रुपए का औसत ऋण भी 1.44 लाख रुपए के राष्ट्रीय औसत से कम था। लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले ये फासला काफ़ी घटा है। 2014-15 में बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित कुल ऋण 471 करोड़ रुपए और उन पर बकाया कुल ऋण राशि 1,027 करोड़ रुपए थी। बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 90% गाँवों में रहता है। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 89% गाँवों में रहता है और कृषि जनसंख्या के निर्वाह जीवन यापन का मुख्य आधार है। बिहार में कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है और चूँकि बिहार में 75 से 80% वर्षा मानसून के दौरान ही होती है, तो राज्य में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल बुआई क्षेत्र का 57% से कम ही सिंचाई होता है। राज्य की 63% सिंचाई ट्यूबवेल से होती है और 30% सिंचाई नहरों द्वारा पूरी होती है तथा अन्य स्रोतों से 7% सिंचाई की ज़रूरतें पूरी होती है। राज्य में उर्वरक का उपयोग 1980 के दशक से होता है और 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2011-12 में खरीफ और रबी फसल के लिए कम से कम 138 से 175 प्रति हेक्टेयर हो गया था। 2019-20 में जो है राज्य में जो उर्वरक की खपत थी वो 36.2 लाख टन थी, 36.24 लाख टन थी, जिसमें यूरिया की खपत जो थी सबसे ज़्यादा थी 62.63% और डाई अमोनियम फॉस्फेट की जो खपत थी वो 19.68% थी। देखो, कृषि के मामले में बिहार राज्य का सबसे नकारात्मक पहलू ये है कि बार बार आने वाली बाढ़ जो हर साल जान माल, पशु और खड़ी फसल को बर्बाद कर बेहिसाब आर्थिक नुकसान करती है। बाढ़ राष्ट्रीय आयोग ने बिहार को देश का ऐसा राज्य माना है जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 73% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है और देश की बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र का ये 17.2% है। औद्योगिक क्षेत्र का इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, देखो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र का जो बिहार में योगदान रहा है 2019-20 में वो कम से कम जो रहा है वो 20% के आसपास रहा है, जो बाकी प्रमुख राज्यों में सबसे कम है। वर्ष 2012-13 के लिए वर्ष 2012-13 में क्या था, वर्ष 2010-11, 2012-13 में क्या था कि 3,340 विनिर्माण इकाइयाँ थी और जो इस प्रकार ये 19.2% की वृद्धि दर थी। इसमें चालू कारखाने की बात करें तो 2,946 थी, जो कुल निबंधित का 88% था। बिहार में कृषि आधारित उद्योग का हिस्सा 395% से कम है। 2012-13 में भारत में कारखानों की कुल संख्या बिहार का हिस्सा 1.51% था, लेकिन अन्य सभी विशेषताओं में इसका हिस्सा काफ़ी कम था। नियोजित व्यक्तियों की संख्या बिहार में बिजली देखा जाए, बिहार में विद्युत उत्पादन और उपलब्धता की दर देश में सबसे कम है। ठीक है, यहाँ अखिल भारतीय औसत वार्षिक विद्युत उपभोग दर जो है वो कितनी है, राज्य की जो है 332 किलोवाट आवर है। ये 2019 और 20 का है। क्या हुआ,
अब देखते हैं बिहार में वर्ग संघर्ष, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के सेक्शन को। बिहार का इतिहास देश में आए सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जनकों ने भारतीय समाज की तत्कालीन सामंतवादी कृषि व्यवस्था को बिना किसी विशेष परिवर्तन के अपना लिया था। इस व्यवस्था में जमीन से जुड़े व्यक्ति का विभिन्न वर्ग था, जो विभिन्न प्रकार से एक के ऊपर दूसरे के रूप में सवार थे। इस व्यवस्था में जमीन से जुड़े व्यक्तियों का विभिन्न वर्ग था। इस व्यवस्था में जमीन से जुड़े व्यक्तियों का विभिन्न वर्ग था, जो विभिन्न प्रकार से एक के ऊपर दूसरे के रूप में सवार थे। इस प्रकार हल चलाने वाला किसान इस व्यवस्था की तह में था और उसके ऊपर में मौजूद सभी वर्ग थे। राजा, जमींदार, बटाईदार आदि के हित की रक्षा करनी होती थी। अपनी व्यापारिक हितों के लिए इस व्यवस्था ने कृषि के हितों की बलि चढ़ा दी और किसानों पर भू राजस्व का अहम बोझ लाद दिया। असहनीय बोझ लाद दिया। बिहार में वर्ग संघर्ष देखो, बिहार में 8 के दशक के बाद से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा वर्ग संघर्ष ही चिनगारी खेती से जुड़े किसानों, श्रमिकों और उनका शोषण करने वालों के बीच अरसे से शोषण और विद्रोह और दमन की बुनियाद रही। राज्य की ग्रामीण संरचना में एक वर्ग कृषि कार्य करता है तो दूसरी ओर उच्च तबका रुतबे वाला वह सामंती वर्ग है, जो श्रमिकों और छोटे किसानों की मेहनत का सारा मुनाफा न केवल खुद खा जाता है, बल्कि सदैव उस प्रयास में रहता है कि कैसे उनका अधिकाधिक शोषण कर अपना मुनाफा बढ़ाया जाए। इस शोषण का सीधा शिकार बनता है खेतों में पसीना बहाने वाला श्रमिक और छोटे किसानों का वर्ग। इस प्रकार इन दोनों वर्गों के अपने अपने हित हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं और आपसी कटुता तथा संघर्ष का वातावरण तैयार करते हैं। बिहार में ग्रामीण परिवारों का लगभग 39% जमीन बटाई पर लगता है और कृषि उपज का आधा भाग बदले में प्राप्त करता है। बिहार के कृषि क्षेत्र में व्याप्त बटाईदारी वस्तुतः पारंपरिक अर्ध सामंती व्यवस्था का क्रियाशील स्वरूप है, जिसमें से भूमि का मालिक बटाईदारों को भूमि के अलावा कृषि के अन्य खर्चे में कोई हिस्सा नहीं बांटता। बिहार के ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक स्रोत से बांटा गया कर्ज यानी गांव के महाजनों और जमींदारों आदि के माध्यम से दिया गया कर्ज है, ग्राम्य जीवन की आर्थिक व्यवस्था पर सशक्त अंकुश लगाने का कार्य करता है। बिहार में आंशिक रूप से बंधुआ मजदूरी भी विद्यमान है। ग्रामीण बिहार में कृषि मजदूरों तथा अन्य सेवा प्रदान करने वाले वर्गों की मजदूरी की व्यवस्था पारंपरिक रूप से निर्धारित जजमानी व्यवस्था के तहत ही है। बटाईदारी के तहत भूस्वामी का निर्धारण हिस्सा, महाजन की सूद की दर, कृषि श्रमिकों की मजदूरी दर और मजदूरों को बांधने वाले बंधन, इनमें से कोई वर्तमान कानूनी कसौटी पर वैध नहीं है, किंतु इसके बावजूद ये सारी व्यवस्थाएं उस ग्रामीण समाज में खुलेआम प्रचलित है। महाजन के कर्ज में बंधे हुए किसान, जो पारंपरिक तकनीक से कृषि करते हैं, खेत के बड़े हिस्से से भी अच्छी पैदावार निकालने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ तक कि सिंचाई सुविधा के बाद भी ऐसे किसानों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती। 1960 के दशक के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में आई गिरावट बरकरार रही। उस समय अभिजात वर्ग अपना पुराना वैभव कायम कर रखने के लिए शोषण के नए तरीके अख्तियार करने लगे, जिससे पुराने रैयतों को ज़बरदस्ती ज़मीन से हटाकर नए लोगों को सलामी के एवज में ये ज़मीन दी जाने लगी। इतनी ही नहीं, परंपरागत रूप से विभिन्न सेवाओं को दी जाने वाली ज़मीन भी छीनी जाने लगी। परंतु जब श्रमिक और छोटे किसानों का भी भरपूर राजनीतिकरण हो चुका था, तब वे और भी शोषण को बर्दाश्त करने के हक में नहीं थे। 60 के दशक के अंतिम वर्षों में भूमि हड़पो अभियान की शुरुआत हुई। फसलों की जबरदस्ती कटाई और शोषण के खिलाफ सभा बैठक आदि के नियमित दृश्य बनने लगे। ग्रामीण अभिजात वर्ग ने भी लठैतों और पुलिस के माध्यम से जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिससे रक्तपात और हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ। 1971 में पूर्णिया जिले के रूपसपुर चंदवा में एक ऐसा ही नरसंहार हुआ जिसने सभ्य समाज को दहला कर रख दिया। हालांकि इन संघर्षों में ऊपर से जातीय दंगों की बू आती थी, लेकिन मूल रूप से ये जमीन तथा उससे जुड़े शोषण की रक्त रंजित गाथा थी। गरीब तबकों ने भी संगठित होकर आंदोलन शुरू किया, जिसका स्वरूप भोजपुर के सहार तथा संदेश प्रखंडों और मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में देखा गया। मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1970 में रोहतास जिले के नाथुपुर में पहली राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया।
वर्ग संघर्ष की चिंगारी जो रूपसपुर में शुरू हुई थी, वह विकास का विकराल रूप लेकर धर्मपुरा, बेलच्छी, पिपरा, विश्रामपुर, पारसबीघा और फिर दियारा आदि में ज्वाला बनकर भड़कने लगी। 1977 के बाद गरीब तबके की प्रतिहिंसा और बढ़ गई और 1982 तक राज्य के 14 जिलों 87 प्रखंडों में ये आग पूरी तरह फैल गई। भूपतियों ने इसके जवाब स्वरूप भूपतियों ने यानी जमींदारों ने इसके जवाब में भूमि सेना, लौरिक सेना, बृहशी सेना, कुंवर सेना आदि का गठन किया और अपने पक्षों में क्रिया और प्रतिक्रिया किया। दोनों पक्षों में क्रिया और प्रतिक्रिया हुई। बिहार में उग्रवाद। वर्तमान में बिहार के अनेक जिलों में उग्रवाद की समस्या मौजूद है। उग्रवाद की यह समस्या मुख्यतः गया, जहानाबाद, भोजपुर, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, पूर्णिया, पटना आदि जिलों में फैली हुई है। इसके अलावा कमोबेश राज्य के दूसरे जिलों में भी उग्रवाद की घटनाएं घटती रहती है। बिहार में सांप्रदायिक दंगों को छोड़कर दूसरे कारणों से उग्रवादियों द्वारा अनेक बार सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटी हैं। राज्य में सबसे पहले अप्रैल 1968 में मुजफ्फरपुर जिले में नरसंहार की घटना हुई, जिसमें 6 लोग मारे गए और 16 लोग घायल हुए। उसके बाद 1971 में पूर्णिया जिले के रूपसपुर गाँव में भूपतियों ने 14 आदिवासियों को जिंदा जला दिया। पटना में 1979 में बेलच्छी हत्याकांड में 11 दलित मारे गए। बिहार में उग्रवाद का कारण क्या है? बिहार में उग्रवाद का कारण जो है वो बिहार में उग्रवाद और नरसंहार का सर्वाधिक प्रमुख कारण भूमि संबंधित समस्याएं हैं। इसके अलावा गरीबी, सामंती प्रथा और जाति और तत्परता तथा बेरोजगारी भी इसके महत्वपूर्ण कारण है। बिहार में उग्रवाद को समाप्त करने हेतु पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता और सामाजिक असमानता को दूर करने के अलावा मजदूरी और भूमि सुधार जैसे कार्यों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। बिहार में नक्सलवाद और माओवाद। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत 60 के दशक में तब हुई जब बंगाल के नक्सलबाड़ी में चारू मजूमदार के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिहार का भोजपुर बना। मई 1967 में नक्सलबाड़ी में सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ और इस खूनी संघर्ष में 1959 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी लेनिनवादी CPI-ML को जन्म दिया, जो आगे चलकर माओ त्से-तुंग क्रांति की तर्ज पर एक शक्तिशाली अतिउग्र कम्युनिस्ट आंदोलन नक्सलबाड़ी आंदोलन बना। 1925 में गठित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और उसे टूटकर 1964 में बनी CPI-ML, जो इसे विचारधारा के तौर पर बिल्कुल अलग थी। इसी बीच भोजपुर के इकवारी गांव में शिक्षक मास्टर जगदीश और नरेश राम सामंतवादी जुल्म के खिलाफ उठे और चारू मजूमदार को वहां बुलाया और फिर क्रूर सामंतवाद के खिलाफ नक्सलवाद की बुनियाद रखी। बिहार एक अहम पड़ाव बन गया। इस बीच एक समक्ष और अति उग्र ग्रुप माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC, जो दक्षिण गुदेश ग्रुप का अंग था, ने मध्य बिहार में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। जब एक और CPI-ML ग्रुप इसी क्षेत्र में उभरा तो मूल CPI-ML ने अपनी पार्टी पत्रिका लिबरेशन के नाम से पहचान बनाई। समक्ष CPI-ML ने अपनी पत्रिका पार्टी यूनिटी को अपने नाम से जोड़ा। अप्रैल 1980 में CPI-ML पीपुल्स वार ग्रुप PWG का उदय हुआ। विनोद मिश्रा के नेतृत्व में CPI-ML लिबरेशन ने अपनी नई पहचान बनाई। आपातकाल इमरजेंसी के बाद 1977 में धीरे धीरे वर्ग शत्रु की हत्या की राजनीति से हटकर भूमिहीन खेतिहर मजदूर और गरीब किसानों की ओर से आवाज़ उठाने के लिए किसान सभा के माध्यम से संघर्ष तेज किया और सामंतवाद को कुचलने के लिए इसने कहीं कहीं आर्थिक नाकेबंदी भी लगाई। 1982 में CPI-ML लिबरेशन ने अपने राजनीतिक मंच इंडियन पीपुल्स फ्रंट IPF और इसके माध्यम से लोकसभा और बिहार विधानसभा में भी अच्छी खासी जगह बना ली। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार और अब झारखंड नक्सलियों और माओवादियों के गढ़ बन गए हैं। बिहार के 38 में से 25 जिले और झारखंड के 22 जिलों में से 18 जिले माओवाद से ग्रस्त हैं। दिसंबर 1992 में CPI-ML लिबरेशन मुख्यधारा से आकर एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर उभरा और IPF की जगह CPI-ML ने ले ली। अब जब झारखंड सरकार ने नक्सलियों के विरुद्ध मुहिम तेज की तो PWG, पीपुल्स वार ग्रुप और MCC ने आपस में विलय करके PWG के आंध्र प्रदेश स्टेट सेक्रेटरी मुमप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति के नेतृत्व में 2004 में CPI का गठन कर लिया। इससे पहले कन्हई चटर्जी के नेतृत्व वाली CPI-ML पार्टी यूनिटी का विलय अगस्त 1998 में PWG में हो गया।
इस तरह शक्तिशाली ग्रुप इस तरह 3 शक्तिशाली ग्रुप उनके निशाने पर बिहार झारखंड हमेशा से ही है, एक होकर नई खूनी क्रांति में जुटे हैं। इन दोनों के छापामार संगठन पीपल्स गुरिल्ला आर्मी और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने भी आपस में विलय करके एक खतरनाक छापामार सेना बना ली। इसके पास अत्याधुनिक हथियारों का अपना जखीरा है। नक्सली घटनाओं में बिहार में 2001 से अगस्त 2013 के बीच 1064 सामान्य लोग और 201 पुलिसकर्मी और पुलिस मुठभेड़ में अनेक माओवादी मारे गए। देखो इसमें क्या था कि लाल सेना, ठीक है ना, बिहार में निजी सेनाएं कौन कौन सी थी, तो लाल सेना थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1974 में हुई थी और इसके समर्थक दल भाकपा है, माले। लाल स्क्वाड जो थी वो 1974 में बनी थी, पार्टी यूनिटी। कुंवर सेना जो थी वो 1978-79 में संपन्न राजपूत कृषक वर्गों ने इसकी स्थापना की थी, भोजपुर में हुई थी। भूमि सेना जो थी वो 1979 में बनी थी, कुर्मी संपन्न कृषक थे। भूमि सेना पटना, नवादा, नालंदा, जहानाबाद में सक्रिय थे। देखो लौरिक सेना जो थी वो 1983 में थी, यादव भूपति की, पटना, जहानाबाद, नालंदा में सक्रिय थे। महर्षि सेना जो 1984 में थी, भूमिहार जमींदारों द्वारा समर्थित थी, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद में सक्रिय था। सनलाइट सेना 1989 में रोहिला, पठान, राजपूत भूपतियों द्वारा समर्थित थी, पलामू, गढ़वा, औरंगाबाद, गया में सक्रिय था। रणवीर सेना 1994 में संपन्न भूमिहार किसानों का समर्थित वर्ग था। रणवीर सेना भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, रोहतास, औरंगाबाद में सक्रिय था। भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, रोहतास, औरंगाबाद में सक्रिय था, पटना प्रमंडल में। बिहार में महत्वपूर्ण ऑपरेशन कौन कौन से हुए थे? ऑपरेशन सिद्धार्थ हुआ था। बिहार सरकार की ओर से माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ अभियान को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया था। सन 1989 में चलाए गए इस अभियान के तहत क्षेत्र में सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया गया था। ऑपरेशन मुदगल जो था ये वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफिया के विरुद्ध यह अभियान ऑपरेशन मुदगल चलाया गया था। करोड़ों रुपए के पत्थर की अवैध तस्करी को रोकने के लिए मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत 15 फरवरी 2002 को की गई थी। ऑपरेशन मानसून, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार रोकने के लिए बिहार सरकार की ओर से यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन चारा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बिहार में इस ऑपरेशन को चलाया था और इसके तहत बिहार में हुए चारा घोटाले की जांच करके दोषियों की धरपकड़ की गई थी। ऑपरेशन चाणक्य, बाजार में दैनिक उपभोग की वस्तुओं में हो रही मिलावट को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में ऑपरेशन चाणक्य चलाया जा रहा था। ऑपरेशन कोबरा, बिहार में माफिया गिरोह की सफाई के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया जा रहा था। ऑपरेशन दशक, आर्थिक और सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बिहार में इस अभियान का संचालन राज्य सरकार की ओर से किया गया। ऑपरेशन जगुआर हो गया, अंग प्रदेश और कोशी अंचल क्षेत्र में हुआ था। ऑपरेशन जगुआर जो था ये अंग प्रदेश में हुआ था और कोशी में हुआ था। कोसी अंचल क्षेत्र में दियारा से सक्रिय अपराधियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया था। देखो ऑपरेशन उजाला जो था ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की तत्कालीन कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा ने नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान की वेश्याओं के जीवन और जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए इस ऑपरेशन को संचालित किया था। ऑपरेशन टोडरमल, इस ऑपरेशन का संचालन राज्य सरकार के द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम में तीव्रता लाने और भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण के लिए किया गया था। ऑपरेशन कॉम्बिंग, दमारिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया था। ऑपरेशन धन्वंतरी हो गया, अवैध और नकली औषधियों पर नियंत्रण, उनकी समाप्ति के लिए ऑपरेशन को शुरू किया गया था। ऑपरेशन धन्वंतरी। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, बिहार के पश्चिमी चंपारण में फैली 10U डाकू समस्या को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। 10U डाकू समस्या, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। देखो बिहार में जो शराबबंदी कानून लाई गई 2 अक्टूबर 2016 से, तो बिहार में नया मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 2 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया। मानसून सत्र में विधानमंडल द्वारा इसको पारित किया गया था और ये 2016 से लागू कर दिया गया है और इसे न्यायालय 30 सितंबर 2016 को निरस्त कर दिया था, किंतु उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय से 7 अक्टूबर को रोक लगा दी थी और 2 अक्टूबर 2016 से लागू किए गए नए अधिनियम में शराब पीने के मामले में कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। न्यूनतम 1 लाख रुपये और अधिकतम
1 लाख रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। शराब के नशे में उपद्रव और हिंसा के मामले में न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और इस सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है। घर में बरामद शराब की जानकारी नहीं देने पर संबंधित परिसर के मालिक को कम से कम 8 वर्ष की सज़ा मिलेगी, जिससे बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा सकता है। बिहार में गरीबी की समस्या और इसे उन्मूलन के उपाय क्या क्या है, देखो। राज्य में रोजगार का निम्न स्तर एवं मजदूरी की निम्न दर है। इसका मुख्य कारण राज्य में कृषि का परंपरागत स्वरूप है, जैसे सिंचाई, परिवहन, भंडारण, विपणन व्यवस्था की संरचनात्मक त्रुटि के कारण राज्य के अधिकतर भूभाग में एक या एक दो फसल ही हो पाती है। प्रोसेसिंग देखो, प्रोसेसिंग कृषि आधारित उद्योग के विकास के न होने से मूल्य में, विशेषकर खाद्यान्नों की मूल्य में निरंतर वृद्धि और उनकी उपलब्धि में कमी के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी गरीब वर्ग द्वारा उसके उपयोग में ह्रास हुआ है। खाद्यान्न उपभोग में गिरावट से कैलोरी उपभोग में गिरावट आई है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे के लोग की संख्या में वृद्धि हुई है। गरीबी रेखा की अवधारणा 6वीं पंचवर्षीय योजना काल में योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य कार्यक्रम बनाने हेतु की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करते हैं को गरीबी रेखा से नीचे BPL माना जाता है। 1993 में योजना आयोग ने प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर DT लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य गरीबी आकलन की पद्धति को ठोस आधार प्रदान करना था। 1996 में भारत सरकार ने इस विशेष समिति की सिफारिशों को मान्यता प्रदान की। बिहार में गरीबी का स्वरूप अन्य विकसित प्रदेशों की अपेक्षाकृत भिन्न है। यहाँ अधिकतर गरीब व्यक्ति अकुशल मजदूर हैं जो कृषि कार्य पर रोजगार के लिए आश्रित हैं। उनके अतिरिक्त व्यापक ग्रामीण ऋणग्रस्तता, सीमांत कृषकों की बदहाली, सामंती शक्तियों का एकजुट होना, सरकार द्वारा भूमि सुधार उपायों का कारगर ढंग से लागू नहीं करना यहाँ गरीबी के प्रमुख कारण है। ठीक है ना। गरीबी उन्मूलन एवं ग्राम विकास कार्यक्रम। राज्य में ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो है वो है परियोजना। ऐसी परियोजनाएं जो पूर्णतः राज्य योजना द्वारा वित्त पोषित है, जैसे सामुदायिक विकास, मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सेतु योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना आदि, पंचायती राज विशेष क्षेत्रीय योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि ये राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं। ऐसी योजनाएं जिसमें राज्य और केंद्र का हिस्सा 50-50% के अनुपात में हो तो उसमें समेकित ग्रामीण विकास योजना सूखा पीड़ित क्षेत्र परियोजना है। ऐसी परियोजनाएं जिनका अधिकतर वित्त पोषण केंद्र द्वारा होता है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान और इंदिरा आवास योजना, ये सारी योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। राज्य में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें हम संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक जो है आय संवर्धन और कल्याण योजनाएं होती हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जनमानस को आय संवर्धन का अवसर प्रदान करना। ऐसे कार्यक्रम जैसे समेकित ग्राम विकास योजना IRDP, ग्रामीण या युवक स्वरोजगार योजना ट्राइसेम, ग्रामीण महिला और शिशु विकास कार्यक्रम ड्वाक्रा इत्यादि द्वारा पहचान किए गए गरीब परिवारों को आय संवर्धन के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं अथवा प्रशिक्षण दिए जाते हैं तथा इनमें साधनों के वितरण और वित्त पोषण में सब्सिडी की व्यवस्था की जाती है। जैसे देखो, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गैर कृषि कार्यों में पहचान किए हुए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करती है तथा इसमें अनेक कार्यक्रम के अंतर्गत काम के बदले अनाज भी दिया जाता है। इन कार्यक्रमों में सुनिश्चित रोजगार योजना उल्लेखनीय है। क्षेत्रीय विकास उपागम। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विशेष का विकास एवं आर्थिक संवर्धन होता है। इन कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रोजगार के अतिरिक्त ऊपरी पूंजी और संरचना विकास पर अधिक बल दिया जाता है, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, प्रोत्साहन परिषद। बिहार में विकास की गति को बढ़ाने के लिए विकास एवं निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया है और इसके उपाध्यक्ष NK सिंह हैं। विकास एवं निवेश प्रोत्साहन परिषद में 37 सदस्य हैं और ये देश के शीर्ष उद्योगपतियों, वैज्ञानिक, आर्थिक और कृषि विशेषज्ञों और पत्रकारों की सहभागिता वाली संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार। वर्ष 2007 से 12 के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए कुल 58,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। इस योजना के प्रथम चरण यानी 2007-08 के लिए 10,200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। इसमें परिवहन और संचारण के लिए 2,399 करोड़, शिक्षा के लिए 816 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 962 करोड़ तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए 851 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम में बैंक ऋण लेकर रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। इस ऋण संपत्ति योजना का आरंभ 2008 में पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार योजना को मिलाकर किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन खादी ग्रामोद्योग और राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग और जिला उद्योग केंद्रों पर किया जाता है। देखो, बिहार में जो महिला सशक्तिकरण पर कौन सा कार्य किया गया है, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में से 50% सीट के आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम है। महिला विकास निगम, जैसे महिला विकास निगम बिहार समाज कल्याण विभाग के अधीन बिहार सरकार का एक उपक्रम है। इसका गठन राज्य स्तर पर महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य मंत्रिमंडल की दिनांक 21 जून 1990 में हुई बैठक के लिए निर्णय के आलोक में हुआ था। ये निगम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 की धारा 21 के अंतर्गत ये 1860 की धारा 21 के अंतर्गत दिनांक 28/11/1991 को निबंधित हुआ था महिला विकास निगम। आर्थिक सशक्तिकरण, देखो, राज्य सरकार ने महिलाओं को प्राथमिक विद्यालयों की रिक्तियों में भी 50% आरक्षण दे दिया है। राज्य सरकार ने महिलाओं को प्राथमिक विद्यालय की रिक्तियों में भी 50% का आरक्षण दे दिया है। वर्ष 2015 में जीविका के तहत 45.23 लाख परिवारों को शामिल करके 3.76 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। अन्य लाभों के अलावा स्वयं सहायता समूह छोटी बचतों को बढ़ावा देते हैं। अभी 15,224 ग्राम संगठन, 261 संकुल स्तरीय संघ कार्यशील है। संस्था निर्माण, क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेश के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति दर्ज की गई है। जीविका की पहलकदमियों के जरिए 2007-8 में 14-15 के बीच 1.26 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ा गया और वित्तीय समावेश की प्रगति में स्वयं सहायता समूह को 586.33 करोड़ रुपए का संस्थागत ऋण भी मिला है। महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अग्रगति के लिए बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार आजीविका कौशल और विकास महिला किसान सशक्तिकरण नई परियोजना के तहत उद्यम शुरू करने के लिए करीब महिलाओं द्वारा ऋण लेने पर ब्याज दर में 3% अतिरिक्त छूट की स्वीकृति दी है। महिलाओं के नाम पर निबंधित और उनके द्वारा संचालित तिपहिया टैक्सी, मोटर कैब और मैक्सी कैब पर वाहन से 100% छूट की स्वीकृति की गई है। राज्य सरकार ने बिहार सशस्त्र बल में नई महिला बटालियन तैयार करने और राज्य के सभी जिलों में महिला थाना स्थापित करने का निर्णय ले लिया है। पुलिस बल की सेवा में सिपाही के पदों पर सीधी बहाली और कनीय निरीक्षक नियुक्त करने के मामले में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है। सामाजिक सशक्तिकरण, देखो, राज्य सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कानूनी मुद्दों पर क्षमता निर्माण और नारी सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों के पक्ष पोषण के लिए जेंडर समाधान केंद्र स्थापित किया है। हिंसा और मानव व्यापार से बची महिलाओं के पुनर्वास के विचार से सभी जिलों में सामाजिक पुनर्वास कोष योजना चल रही है। मानव विकास से बचने वाली महिला को 3,000 रुपये और प्रति उत्तरजीवी कुछ 6,000 रुपये में से तत्काल भुगतान किया जाता है। मानव व्यापार के उत्तरजीवियों को रहने की सुविधा और दीर्घकालिक राहत देने के लिए एक पुनर्वास केंद्र पटना में कार्यशील है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2007 आज से ही चल रही है। इस योजना के तहत 18 वर्ष हो जाने के बाद लड़की की शादी करने पर गरीब परिवारों को उसमें वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के एकाधिक उद्देश्य हैं: विवाह के निबंधन को प्रोत्साहन, बाल विवाह पर रोक, बालिका शिक्षा, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहन और बाल विवाह पर रोक और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। 2007-8 से 2014-15 के बीच 78,385 लड़कियां लाभान्वित हुई हैं। इस योजना पर 444.13 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। मानसिक विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए पटना में 50 शैय्याओं के एक विशेष आवास गृह आसरा के नाम शुरू किए गए हैं। हेल्पलाइन योजना, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में हेल्पलाइन नंबर स्थापित चालू कर दिया गया है। महिला हेल्पलाइन चलाने के लिए वर्ष 14-15 में 44 लाख रुपए खर्च किए गए थे।
महिलाओं का सांस्कृतिक सशक्तिकरण। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कला और संस्कृति एक महत्वपूर्ण पहलू है। सांस्कृतिक सशक्तिकरण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से निम्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। महिला सांस्कृतिक मेले का आयोजन, स्वयं सहायता समूह और उद्यमी महिलाओं को नवाचारी कार्यों के लिए पुरस्कार देना। इनोवेटिव स्कीम हो गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नवाचारी प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता आधारित संघों एवं निबंधित गैर सरकारी संगठनों को नवाचारी योजना की प्रस्तुति करने के लिए विभिन्न प्रकार से सहायता देने का प्रस्ताव है। देखो, महिला के लिए बजट में प्रावधान, जैसे 2008-9 में शुरू हुए जेंडर बजट में जहां 10 विभागों को शामिल किया गया था, वहीं वर्ष 2009-10 में अन्य विभागों को जोड़ा गया है। 2015-16 में जेंडर बजट के कुल 18 विभाग शामिल हैं। जेंडर बजट के अनुसार समाज कल्याण विभाग में श्रेणी 2 के लिए 1,628 करोड़ रुपए और श्रेणी 1 के लिए 296 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग की श्रेणी 2 के लिए 85 करोड़ रुपए, शिक्षा विभाग में श्रेणी 2 के लिए 4,319 करोड़ रुपए और इतना करोड़ रुपए हुए। महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही बिहार सरकार ने जेंडर बजट का दायरा बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए सरकार ने अपनी राशियां समय समय पर प्रावधान कर दिया है। 15-16 में ये 11,359 करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं के पर खर्च किया गया था। सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 2015-16 में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय 11,359 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिला हेतु परिव्ययों का हिस्सा वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में 2.4% रह गया था। वर्ष 2015-16 में कुल 18 विभाग समाज कल्याण। कितना महिलाओं के जेंडर बजट में शामिल 18 विभाग है? कौन कौन से हैं? समाज कल्याण, SC/ST कल्याण, PHED कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास, आवास, पंचायती राज, श्रम संसाधन, योजना विकास, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, राजस्व और भूमि सुधार, कला संस्कृति, युवा कार्य, उद्योग, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, भवन निर्माण विभाग व महिला कल्याण पर विशेष रूप से खर्च किया गया है। जनसंख्या जो है महिलाओं की बिहार में कितना विकास हुआ है? देखो, लिंग अनुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष का 935 है, लिंगानुपात 918 है और साक्षरता जो है 51% है महिलाओं की। जीवन प्रत्याशा जो है पुरुषों से ज़्यादा है महिलाओं की, 66 वर्ष। जनसंख्या जो है वो 4,98,00,000 है और पुरुष जो है 5,42,00,000 है। बिहार में महिला सशक्तिकरण के बढ़ते कदम क्या है? श्री मंजू झा बिहार पुलिस सेवा की पहली DSP बनी। श्रीमती मंजू झा बिहार पुलिस सेवा की पहली DSP बनी। 1983 में सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांग नीलम चौधरी ने बिहार में प्रशासनिक सेवा की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 1989 बैच में कथक नृत्यांगना नीलम चौधरी राज्य महिला विकास निगम का निबंधन हुआ था। 1991 में राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1997 में राज्य में 23 वर्ष बाद पंचायती राज चुनाव कराए गए और इस चुनाव परिणाम के आधार पर बड़ी संख्या में महिलाओं के चुने जाने के बाद महिलाओं की सामाजिक सक्रियता और भूमिका को उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। राज्य महिला आयोग का गठन जो था वो 8 अगस्त 2001 को हुआ और अभी जो है राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है दिलमणि मिश्रा। जयपुर राजस्थान के बाद देश के दूसरे महिला न्यायालयों की स्थापना पटना बिहार में की गई। राज्य में 18 वर्ष के बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव आयोजित हुआ था 2002 में और इस परिणाम में भी महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योगदान दिया गया। 16वां राज्य महिला खेल महोत्सव का आयोजन जो है 2004 में मुंगेर में हुआ था। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है।